एक सीरीज आई थी जो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा चर्चा जिसकी हुई, और कहते हैं कि सबसे ज्यादा देखा जाने वाले भी वो सीरीज था नेटफ्लिक्स पे, मनी हाइस्ट। और मुझे खुद उसके हर सीजन का इंतजार होता था, और जब भी वो सीजन आता था, चाहे सुबह के 3-4 बज जाए, कोशिश करता था वन गो में देखूं। और मैंने देखी और मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि जिस तरीके के उसमें किरदार थे, जो कहानियां थी, प्रोफेसर का जो रोल था, वो सब बड़ा ही बेहतरीन था। तो एक स्पेनिश एक सीरियल जिसे नेटफ्लिक्स ने ओन किया और बड़े पैमाने पे इसको दिखाया। कहते हैं कि नेटफ्लिक्स पे मनी हाइस्ट आने के बाद नेटफ्लिक्स का शेयर मार्केट में काफी उछाल भी आया और उनका वेल्थ, उनकी दौलत भी बढ़ी, वो कंपनी और ज्यादा अमीर हो गई। तो मनी हाइस्ट की कहानी जो थी, लास्ट में आपने देखी होगी, पहले तो चोरी, फिर उसके बाद बैंक ऑफ स्पेन में गोल्ड को कैसे वो पिघला कर चोरी करके ले जाते हैं, उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं। गोल्ड यानी सोना। हालांकि उसी नेटफ्लिक्स में एक डायलॉग था कि सोने का कोई मतलब होता नहीं है, ये सिर्फ एक गिनती होती है किसी भी देश के लिए। अब आप कहेंगे कि ये क्या अटपटा है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि वो डायलॉग सही था। और उसी मनी हाइस्ट की कहानी, स्पेन के जो बैंक से गोल्ड लूटने की कहानी, एक कहानी और है जो हकीकत में है। और ये जो कहानी अपने आप में बेहद अजीब है। तो आज वही एक कहानी, उस वक्त दुनिया का शायद ये सबसे बड़ा बैंक था जिसमें सबसे ज्यादा सोना रखा हुआ था, अभी नंबर 2 पर है। उस बैंक में सोने तक एक शख्स कैसे पहुंच जाता है, ये उसकी पूरी कहानी है। कहानी है बैंक ऑफ इंग्लैंड की। बैंक ऑफ इंग्लैंड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ करता था। लेकिन इस कहानी को शुरू करूं उससे पहले आपको बताऊं कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड कहां किसके पास है। पहले नंबर पर जो है वो है अमेरिका। उसके न्यूयॉर्क के जो बैंक है, न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व, वहां पे सबसे ज्यादा सोना रखा हुआ है। पहले नंबर पर कितना सोना है? 8,135 टन, 8,135 टन सोना अमेरिका में न्यूयॉर्क बैंक में रखा हुआ है। अब बैंक ऑफ इंग्लैंड की हम बात करें, यहां पे कितना सोना है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड में करीब 5,134 टन सोना रखा हुआ है। जर्मनी के पास 3,362, 3,362 टन सोना है, तीसरे नंबर पे। इटली के पास 2,451 टन सोना है, 2,451 टन। फ्रांस के पास 2,476, 2,436 टन सोना है फ्रांस के पास। रशिया के पास 2,298, 2,298 टन। चीन के पास 1,948, 1,948 टन। ये वो देश हैं दुनिया के जिनके पास सबसे ज्यादा सोना है। हमारे पास कितना है? हिंदुस्तान के पास 686 टन, 686 टन ये सोना हमारे पास है। अब इस सोना जो सरकारी बैंक में है, जमा पूंजी है, दौलत है, इसका क्या मतलब होता है? इससे उस देश की रईसी, अमीरी, गरीबी का क्या पैमाना नापा जा सकता है? और ये जितना टन सोना आपको बताया अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और भारत तक, इसके क्या माने? 2 मायने। एक, जरूरी नहीं है कि आपके पास जितना टन सोना पड़ा हो
तो आप बहुत अमीर हैं। दूसरा, कितना टन सोना सरकारी बैंक में है, इससे उस देश के पास कुल कितना सोना है इसका भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, हर साल सोना निकलता है और पूरी दुनिया में सोने की खपत होती है, लोग सोना खरीदते हैं। अब हर साल जो परसेंटेज है, कौन सा देश सबसे ज्यादा सोना खरीदता है, इस्तेमाल क्या होता है, अगर आप उस हिसाब से चलेंगे तो आपको पता है कि हिंदुस्तान में, इंडिया में सोने का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, एक अलग अलग महत्व है। चाहे वो जेवर के तौर पर हो महिलाओं के लिए, शादी ब्याह में आपको पता ही है, गोल्ड ज्वेलरी यही सब दी जाती है। और आबादी आप देखिए, हम 130 करोड़, तो किसी गरीब के घर में भी शादी होती तो वो सोने का एक अंगूठी, एक मंगलसूत्र कोशिश करता है कि खरीद के दे ही दे। ये तो हो गया आम लोगों के इस्तेमाल की बात। हमारा देश, हमारा कल्चर डिफरेंट है। अपने देश में ऐसे ना मालूम कितने मंदिर हैं जहां पे अरबों खरबों का खजाना है सोने के जेवर के शक्ल में, एक एक मंदिर में, लोगों के घरों में। तो हर साल जो कहते हैं कि जो गोल्ड की खपत होती है, उसमें इंडिया टॉप 5 कंट्री में आता है, जो पूरी दुनिया में गोल्ड की पैदावार होती है और उसके बाद उसकी खरीदा जाता है। तो उसमें हम बहुत आगे हैं, क्योंकि हम लोग गोल्ड को एक अपने जिंदगी का अभिन्न अंग मानते आया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानते हैं। तो हर घर में आपको सोना मिल जाएगा, और हमारे यहाँ आदत है कि घर में सोने के जेवर को बचा कर रखते हैं। तो अगर इस हिसाब से हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता के इस्तेमाल के सोने को भी आप शामिल कर लें, तो फिर ये जो बाकी अमेरिका, इंग्लैंड और बाकी देश है, ये पीछे हो जाएंगे हमारे सोने के भंडार से। लेकिन हमारे पास सिर्फ 686 क्यों? क्योंकि वो सरकारी बैंकों में है, सरकारी खजाना है। आम लोगों का सोना इसमें शामिल नहीं है। और आम लोगों का सोना हर घर में, जैसे मैंने कहा, एक अंगूठी तो निकल ही आएगी। तो अब 130 करोड़ के हिसाब से अगर उस जेवर को आप तौलें तो कितने टन पहुंच जाएगा। इसीलिए कहा कि सिर्फ सोने से किसी देश की अमीरी, गरीबी और इसका अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इस वक्त दुनिया के जो सबसे बड़े देश हैं, उनके पास जो सोना है, अगर उस सोने को जमीन पर रख दें तो 50 माइल्स तक वो सोना को बिछाना पड़ेगा। 50 माइल्स, 50 मील तक, इतना सोना है। तो ये तो रही सोने के इतिहास की कहानी। अब आज जो कहानी सुना रहा हूं उस पर आते हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का पहला एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसकी एक शुरुआत हुई थी। और इसकी जब शुरुआत हुई थी, इसके भी साल हैं, जुलाई 1694 में एक किराए की बिल्डिंग में इस बैंक की शुरुआत हुई। और तब वहां ये होता था कि जो लेन देन पैसे का कई बार गोल्ड की शक्ल में होता था। तो एक छोटे से किराए की बिल्डिंग से इस बैंक की शुरुआत हुई। धीरे धीरे वक्त बदला। 1734 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की अपनी इमारत बनी। और ये बनी एक, वहां पे जगह है लंदन में, थ्रेड नीडल स्ट्रीट। तो थ्रेड नीडल स्ट्रीट पर ये ऐतिहासिक, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है बैंक ऑफ इंग्लैंड की। आप तस्वीरों में भी देखेंगे, निहायत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। और जब बैंक ऑफ इंग्लैंड बनाया गया तो इसकी बनाने के लिए उस वक्त करीब 300 साल हो गए। 1734, उस वक्त भी चोर, डाकू, ठगों अपने मनी हाइस्ट के प्रोफेसर जैसे दिमाग को शायद सामने रखते हुए
इस बैंक की पूरी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। इस बैंक की दीवार 8 फीट मोटी है। बैंक में तमाम सिक्योरिटी के उस वक्त भी इंतजाम किए गए जब टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा नहीं था। इसके नीचे बाकायदा तहखाने बनाए गए। इस बैंक में कुल 8 तिजोरी हैं, बड़े बड़े वॉल्ट, और कहते हैं कि उसकी एक एक तिजोरी की जो चाबी है वो 1-1 फुट लंबी है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कैसी चाबी होगी, कैसा तिजोरी होगा। फिर धीरे धीरे वक्त बीता तो बदलते दौर के साथ जो और सिक्योरिटी के इंतजाम होने चाहिए हमेशा अपडेट इस बैंक ने किया। बाद में वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी हो या और दूसरी तरीके के जो अभी आजकल अपनी टेक्नोलॉजी है, इन सारी चीजों का इस बैंक ने अपनी सुरक्षा के लिए इंतजाम किया। इस बैंक में क्यों इतनी सुरक्षा का इंतजाम किया गया? उसकी वजह यह है कि इस बैंक में करीब करीब 5134 टन गोल्ड रखा हुआ है, और कुल मिलाकर ये जो गोल्ड रखा है ये 4 लाख ईंटों की शक्ल में है। 4 लाख गोल्ड के ईंट रखे हैं इस बैंक की 8 तिजोरियों में। और ये तिजोरी कहां है? तहखाने में, नीचे, जमीन के नीचे। अब ये जो 4 लाख सोने की ईंटें हैं, इनमें से एक सोने की ईंट का वेट जो है, वजन है, वो 12 केजी है, 12 किलो। यानी सोने की एक ईंट 12 किलो का है। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक ईंट 12 किलो का और 4 लाख ईंटें 8 तहखाने में नीचे। और इस बात का भी ध्यान कि अब जिस तरीके से रखा गया, गोल्ड का वेट इतना ज्यादा है, करीब 5134 टन, तो कहीं वो जमीन के अंदर दरकन ना आ जाए, दरक ना जाए, नीचे ना चला जाए। तो इन सारी चीजों का इंजीनियरिंग के हिसाब से भी ख्याल रखा गया, और सुरक्षा ऐसा कि इसमें कुछ हो नहीं सकता। 300 साल के इतिहास में बैंक ऑफ इंग्लैंड हमेशा इस बात पे गर्व महसूस करता है कि उसके यहां कभी कोई डाका नहीं पड़ा, कभी कोई चोरी नहीं हुई। ये बैंक इतना सेफ और महफूज है। हालांकि थोड़ा वक्त बदला तो बैंक ऑफ इंग्लैंड बाद में पीछे पिछड़ गया, क्योंकि उससे ज्यादा गोल्ड फिर न्यूयॉर्क की जो बैंक है, फेडरल रिजर्व, वहां पे रखा गया। 8135 टन, यानी लगभग 3000 टन ज्यादा बैंक ऑफ इंग्लैंड से। तो इस बैंक को ये अपने ऊपर एक बड़ा गुमान और गर्व है कि 300 साल के इतिहास में कभी इस बैंक में किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई सेंध मार सके, कोई सोना चुरा सके। और ये उस बैंक है जहां पे आम आदमी को, जहां तिजोरी है, तो बड़े बड़े लोगों को भी जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि इंग्लैंड की जो क्वीन एलिजाबेथ, प्रिंस चार्ल्स, इन लोगों ने भी इस बैंक का दौरा किया और वहां पर उन्होंने अपनी नजरों से गोल्ड देखा। इस वक्त जो वहां पे सोना रखा हुआ है उसकी कीमत है करीब 20 लाख करोड़ रुपए। ये जो 4 लाख सोने की ईंटें हैं, 12 किलो एक ईंट का वजन, इसकी कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में 20 लाख करोड़ रुपीस, 200 बिलियन पाउंड्स, लगभग 99 रुपीस के आसपास पाउंड्स है, थोड़ा ऊपर नीचे कर लीजिए, लेकिन 200 बिलियन पाउंड्स की कीमत है बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखे सोने की, यानी 2 लाख करोड़ रुपए। दुनिया के शायद हर एक देश के बजट से भी ज्यादा होगा ये। तो अब इस बैंक की आपको अहमियत का अंदाजा लग सकता है। इसी बैंक से जुड़ी हुई एक जबरदस्त और मजेदार किस्सा है। इस बैंक
कि डायरेक्ट गवर्नर इस बैंक के तमाम लोग हमेशा ये दावा करते हैं, फख्र महसूस करते हैं कि आज तक इनके बैंक में कभी कोई डाका नहीं पड़ा, कभी चोरी नहीं हुई। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा है जो इस बैंक के वेबसाइट पे भी दर्ज है, और ये एक अनोखा किस्सा है इस बैंक से जुड़ा। बात 19th सेंचुरी की है, 1836, 1836। ये जो बैंक है थ्रेड नीडल स्ट्रीट के ऊपर है। इस स्ट्रीट के आसपास में, बैंक के आसपास में और भी तमाम बिल्डिंगें हैं, कॉमर्शियल बहुत सारे दफ्तर हैं। 1836 में एक गुमनाम खत इस बैंक के डायरेक्टर के नाम आता है, और वो ये कहता है कि मैं आपके सोने की जो सारी तिजोरियां हैं 8 जो अंडरग्राउंड, मैं उस वॉल्ट तक, उस तिजोरी तक पहुंच चुका हूं, और सोना मेरे सामने है। ये लेटर जब डायरेक्टर के, गवर्नर के पास आया बैंक के, लगा कि कोई मजाक कर रहा है, बल्कि डायरेक्टर है वहां पे, तो उनको लगा कि कोई जोक कर रहा है। इस बैंक की सिक्योरिटी और वो इतनी अच्छी है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इस तिजोरी तक पहुंच सके। उन्होंने इस लेटर को सीरियसली नहीं लिया और नजरअंदाज कर दिया। कुछ हफ्ते बीते, एक और गुमनाम लेटर फिर डायरेक्टर के पास आया। उसने कहा कि मैं आपकी सबसे कीमती चीजें, जो सोना रखा हुआ है, मैं उस सोने तक पहुंच चुका हूं और करीब हूं, आप यकीन करो। अब डायरेक्टर को लगा कि ये क्या है। फिर उसने लेटर में लिखा कि अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं यकीन दिलाता हूं। बोला कि आप मुझे इस खत का जवाब दें, मैं एक टाइम और डेट लिखूंगा, उस टाइम और डेट पे मैं आपको उसी सोने के पास, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, मैं आपको मिलूंगा। अब जब ये पढ़ा तो डायरेक्टर का भी दिमाग घूमा। उसे लगा ये दूसरी बार खत है, वो वहां तक पहुंचने की बात कर रहा और कह रहा आप टाइम बताओ, मैं उस टाइम पे ही मिलूंगा। तो उन्होंने फिर इसको सीरियसली लिया, लेकिन अब ये बात को बड़ी खामोशी की तरह से लिया गया, क्योंकि बैंक की साख की बात थी। तो अब डायरेक्टर ने कहा कि ये क्या है, लेकिन खैर डायरेक्टर ने उस लेटर का पढ़ा और इस बात सीरियसली लिया। अगला लेटर आता है और उस लेटर में वो शख्स तारीख और टाइम लिखता है और कहता है कि मैं इस वक्त आपको यकीन दिलाने के लिए कि मैं गलत नहीं हूं, मैं उस सोने तक पहुंच चुका हूं, आप इतने बजे इस तारीख को मुझे अपनी इस बैंक की जो सारी 8 तिजोरियां रखी हैं, आप वहां पहुंचिए अपने लोगों के साथ, मैं आपको वहीं मिलूंगा। अब धीरे धीरे वो तारीख आई, वो वक्त आया। अब इधर बैंक के डायरेक्टर की परेशानी ये कि वो सबको इस बात का बता भी नहीं सकता खुल के, क्योंकि इससे बैंक साख पे बट्टा लग सकता है। लेकिन एक शख्स चैलेंज कर रहा है। इस दौरान में उन्होंने बैंक की सारी सिक्योरिटी देखी, खुद जाकर तिजोरी को चेक किया, चारों तरफ देखा, बट कहीं से कोई ऐसा लूपोल, कहीं ऐसा कोई ऐसी कोई चीज नहीं मिली। न सुरंग मिला, न कोई दीवार में छेद मिला, न कोई खुफिया रास्ता मिला। तो लगा ये आएगा कहां से, और गेट पे पहरा है। तिजोरी तक आम बैंक के भी जो स्टाफ है उनमें से भी सबको जाने की इजाजत नहीं है, तो ये शख्स कैसे पहुंच सकता है। अब मन में एक क्यूरियोसिटी, लेकिन खत जिस कॉन्फिडेंस से लिखा गया, तो पहले डायरेक्टर ने सोचा था कि नहीं जाऊंगा, लेकिन कहा कि नहीं। अब वो एक होता है मन में ना कि कहीं आ गया तो डायरेक्टर ने अपने कुछ करीबी और भरोसेमंद साथियों को लिया, गार्ड को कहा कि तुम तैयार रहो, उसे सारी बात बताई नहीं।
और उस अंडर मतलब जमीन के अंदर जहां पे ये तहखाना था, वक्त से पहले पहुंच गए, खड़े रहे। वक्त करीब आ गया उसके जो उसने लिखा था आने का। थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत था। उन्हें लगा कि मजाक है, हम बेवकूफ बन गए। फिर भी उन्होंने कहा चलो थोड़ा वक्त और रुक जाते हैं, देखते हैं। थोड़ा देर और थोड़ी सी इंतजार, वक्त बीता। अचानक उन्हें तिजोरी के अंदर से, उसी जमीन से कुछ आवाज आई। अब वो सारे चौंक उठे कि ये क्या आवाज है। ध्यान से सुना, कुछ दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद अचानक एक सोने की तिजोरी के सामने एक शख्स खड़ा हुआ नजर आया। अब ये देख के सारे हैरान। जहां पे वो खड़ा हुआ था उसके पीछे एक सुराख जैसी चीज थी, बड़ा सा, जिससे एक आदमी आ सकता था। अब बैंक के डायरेक्टर को मतलब एक तरह से सुन काटो तो खून नहीं कि जिस शख्स ने खत लिखा वो शख्स उसके सामने खड़ा है, तमाम सुरक्षा के बावजूद, और उस सोने के सामने। अब उन्होंने उससे पूछा, उसने बताया कि मैंने ही लेटर लिखा। तो बोला तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं सीवर वर्कर हूं, मैं इसी बैंक के आसपास की जो तमाम बिल्डिंग और बाकी जगह है, थ्रेड नीडल स्ट्रीट, उस पे काम करता हूं। बोला कुछ महीने पहले मैं ऐसे ही काम करते हुए एक सीवर में उतरा। उस सीवर में सफाई करते करते मैं आगे पहुंचा। तो आगे जाने के बाद मुझे एक सीवर के अंदर एक गुफा टाइप दिखाई दी, एक रास्ता दिखाई दिया। अब वो सीवर का जो जाल बिछा हुआ था, वो सारे सीवर के जाल को जानता था क्योंकि अक्सर सीवर में उतरता था। लेकिन वो वाली जो सुराख या रास्ता था, उसने वो टनल टाइप का उसने कभी नहीं देखा था। तो उसने बोला कि मैंने भी नहीं देखा, और ये टनल दिखाई दिया सीवर के अंदर, तो मैं उस टनल में उतर गया। उतर कर चलता रहा। फिर एक जगह जब मैं बाहर निकला तो मैं हैरान था। मैंने देखा मेरे चारों तरफ बड़े बड़े ताले हैं, और फिर मुझे अंदाजा हुआ कि ये कौन सी जगह है, क्योंकि वो पूरा जमीन के अंदर जो सीवर की जाल बिछी वो सबको नाप चुका था, हर बिल्डिंग को देख चुका था। तो कहा कि वहां से एक रास्ता उस टनल का एक सीवर से होकर उस बैंक के नीचे उतरता था। तो जब मैं ऊपर आया तो मैंने देखा मेरे चारों तरफ गोल्ड ही गोल्ड है। मैं समझ गया ये बैंक ऑफ इंग्लैंड है। बोला मैं वापस आया। बोला फिर मैं एक बार और गया चेक करने के लिए। बोला फिर वहीं पहुंचा। मुझे अब रास्ता पता चल गया था, और इसके बाद मैंने आपको लेटर लिखा। उस शख्स ने उस बैंक से एक भी ईंट नहीं चुराई थी, और उसके सामने पूरा सोना था। तो उसने कहा मैंने आपको लेटर लिखा क्योंकि मैं यहां तक आ सकता हूं तो कोई भी आ सकता, कल को किसी को भी ये खुफिया रास्ता पता चल सकता है। बैंक के डायरेक्टर और बाकी लोग उस वक्त, उनकी हालत खराब हो गई कि बैंक को बनाने में उस वक्त 1734 में जब ये बना था, हर चीज का ख्याल रखा गया था। जमीन के अंदर सीवर, टनल, सुरंग, सब चीजों का। लेकिन ये टनल कहां से आ गया जो अछूता रह गया, उन्हें भी नहीं मालूम। दीवारें चौड़ी चौड़ी बनाई, दरवाजे मजबूत बनाए, लेकिन जमीन के अंदर की चीजें वो भूल गए। वो तो एक शख्स सामने था, एक ऐसा शख्स जो ईमानदार था, वरना उस टनल के रास्ते वो मनी हाइस्ट के प्रोफेसर की तरह धीरे धीरे सारा सोना गायब कर देता और किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन उसके मन में लालच नहीं था। उसकी इस ईमानदारी से उस बैंक के डायरेक्टर उस वक्त इतना खुश हुए
कि आज के दौर के हिसाब से करेंसी में अगर जोड़ूं तो उसको 80,000 पाउंड इनाम में दिया। कई करोड़ों रुपए होते हैं और उसकी सैलरी कुछ पाउंड थे उस वक्त। तो उस शख्स की जिंदगी बदल गई और उससे कहा गया कि तुम ये इस बात का जिक्र कभी नहीं करोगे। फिर उसके जरिए उस टनल को देखा गया, चेक किया गया और फिर से रिपेयर का काम शुरू हुआ और उन खुफिया रास्तों को बंद किया गया। 80,000 पाउंड इनाम में दिया था उस बैंक की तरफ से, क्योंकि उस शख्स ने ईमानदारी बरती और उस बैंक के सोने के ऊपर बुरी नजर नहीं डाली, चुराया नहीं, बल्कि खुद पहुंचा, लेटर लिखा और उनको ये साबित किया कि देखो मैं इस बैंक में दाखिल हो सकता हूं जिसको आप अभेद कहते हो। तो इनाम के तौर पर उसे कई करोड़ रुपए मिले, उसकी जिंदगी बन गई। लेकिन वो सीवर वर्कर कौन था, इसको खुफिया रखा गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड के वेबसाइट में बाकायदा इसका जिक्र है। कुछ लोग इसे मजाक में समझते हैं, लेकिन यह है कि एक फैक्ट था। और वो शख्स उन 20 लाख करोड़ के सोने तक एक सुरंग, एक टनल के रास्ते पहुंच चुका था। तो ये थी कहानी। तो कहानी ये मतलब उस शख्स को क्या क्या कहे, कोई संत कहता है तो कोई आचार्य, कोई भगवान, तो कोई धर्म का दुश्मन, कोई फिलोसफर मानता है, कोई शक्ति मानता है, कोई व्यक्ति मानता है, मतलब अलग अलग रूप, अलग अलग नाम। तो कहानी ओशो की है, आचार्य रजनीश की है। अब ओशो शब्द, हालांकि जब मैंने भी पहली बार सुना था मुझे लगा था इससे पहले मैंने कभी सुना नहीं है। ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा में एक वर्ड है जिस ओशनिक, तो उससे ये शब्द ओशो लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि सागर में विलीन हो जाना, मतलब सागर में। और इसीलिए कई लोग ओशो को नदी भी बुलाते थे। तो ओशो की जिंदगी जो थी, जैसी थी, उनकी मौत को लेकर भी बहुत सारे सवाल रहे और आज भी बहुत सारी चीजें हैं मौत को लेकर जिसके जवाब नहीं मिले। और ओशो की एक बात यह भी है कि जब वो एक बार वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर जाकर अपने भक्तों से मिलना चाहते थे, तो दुनिया की 21 कंट्री, 21 कंट्री, उसने अपने यहाँ ओशो को आने नहीं दिया, या अगर वो उतरे भी तो एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया, क्योंकि उन लोगों को ये था कि ओशो की जो बातें हैं, ओशो जिस तरीके की चीजें कहते हैं, उनका जो कल्चरल बातें हैं, जो रिलीजियस बातें हैं, वो उनके अपने उससे मैच नहीं करता, मिलता नहीं है। और उन्हें ये भी लगता था कि सरकार के खिलाफ और बाकी के खिलाफ वो भड़का रहे हैं। इवन हिंदुस्तान में भी जब वो बात करते थे तो गांधी जी के हमेशा खिलाफ बोला। कम्युनिस्ट अपना दुश्मन मानते थे। जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं उनको भी लगता था कि वो गलत है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी और ऐसे बहुत सारे, चूंकि सैकड़ों किताबें लिखी, हजारों प्रवचन दिए, लेकिन असल में ओशो कौन थे, ओशो बनने से पहले वो क्या थे, यही मैं आज आपको कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से समझा सकूं। ओशो के जो भक्त हैं और उनका ये कहना है कि ओशो न कभी पैदा हुए और न कभी मरे, वो बस इस दुनिया में आए और यहीं रहने के लिए आए। ओशो की जिंदगी की कहानी शुरू कहां से होती है, मैं आपको वहां ले चलता हूं। और ये करीब 60 और ये 19-20 80 साल पुराने, मतलब पीछे आपको लेके चलता हूं।
11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का एक गांव कुछवाड़ा है, रायसेन जिला बड़ा फेमस है, वहीं पे एक बच्चे की पैदाइश होती है जिसका नाम तब चंद्रमोहन जैन रखा गया था। ओशो का असली नाम जो था वो चंद्रमोहन जैन था। गरीब घर में पैदाइश हुई थी, लेकिन ओशो पढ़ने लिखने में तेज, ठीक ठाक तेज तरार थे। इसके बाद जबलपुर में उन्होंने अपना बचपन जो है नाना नानी के घर बिताया, क्योंकि नाना नानी थोड़े से पैसे से ज्यादा अच्छे थे, उनकी पोजीशन अच्छी थी उनके अपने घर के मुकाबले। तो नाना नानी के पास रहे, वहीं से स्कूलिंग की और उन्होंने फिलॉसफी सब्जेक्ट चुना शुरुआत में ही। तो दर्शन शास्त्र की तरफ ज्यादा झुकाव था। तो वहीं जबलपुर के एक कॉलेज में पहले पढ़ाई की और फिर ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर डिग्री लेने के लिए जबलपुर से निकलकर सागर यूनिवर्सिटी पहुंचे और सागर यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट किया। इसके बाद पढ़ाई के बाद चंद्र प्रकाश जैन वहीं रायपुर के ही एक संस्कृत कॉलेज है, वहां पे लेक्चरर बन गए और लेक्चरर बनने के बाद पढ़ाई शुरू की। क्योंकि एक तो फिलॉसफी के लेक्चरर, तो शुरू से ही जो उनकी बातें थी, जो उनकी सोच थी, वो बड़े, उस वक्त लोगों को लगता था कि ये अजीब है, ये कुछ क्रांतिकारी टाइप है। तो उनके तेवर से, उनके भाषण से जो मैनेजमेंट था कॉलेज का, वो भी घबरा गया था, क्योंकि ऐसा लगता था कि वो कुछ बगावत के लिए उकसा रहे हैं, कुछ अजीब बातें कर रहे हैं, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो भगवान हो। तो हर एक के बारे में ओशो की जो राय थी, वो जो अब तक लोग सुनते सुनाते आए थे उससे बिल्कुल डिफरेंट थी। तो उनके इसी बर्ताव की वजह से कॉलेज को लगा, जो रायपुर के संस्कृत कॉलेज है, तो कुछ वक्त के बाद ही ओशो को उस कॉलेज से, मतलब तब तो ओशो नहीं थे, चंद्रमोहन जैन को उस कॉलेज की नौकरी से हटा दिया गया। तो वहां से हटने के बाद अब फिर चंद्रमोहन निकलते हैं और जबलपुर यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं और वहां पे पढ़ाना शुरू कर देते हैं। यूनिवर्सिटी में जब पढ़ा रहे थे, तब उसके बाद फिर अचानक ये सारी चीजें होती हैं, तेवर वैसे ही थे। तो 1960 में फिर वो बाहर निकलते हैं कॉलेज से और बाहर निकलने के बाद जो बातचीत थी, जो उनके विचार थे, क्योंकि ऑलरेडी फिलोसफर थे, वो लोगों तक पहुंचाना शुरू करते हैं। और उसी वक्त ये आइडिया आता है कि क्यों ना इंडिया घूमा जाए और इंडिया में घूम घूम के लोगों से बात की जाए और उनको अपनी बातें बताई जाए। तो 1960 से लेकर 1966 तक वो 6 साल के अंदर लगभग भारत के हर हिस्से को कवर करते हैं और पूरे भारत में घूमते हैं। और जहां जहां जाकर वो अपना ज्ञान प्रचार, ये सारे भाषण देते, वहां पे लोग फैन बनते जाते। धीरे धीरे लोगों के बीच में नाम बढ़ता गया कि भाई एक चंद्रमोहन जैन है जो इस तरह की बातें करता है। और जब पॉपुलैरिटी बढ़ी तो कुछ दुश्मन भी बढ़े। उस वक्त कम्युनिस्ट को लगा कि वो इनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। जो गांधी के विचारधारा थे उसके भी खिलाफ बात कर रहे थे, तो जो गांधीवादी थे वो नाराज हो गए। तो जब ये सारी चीजें चल रही थी, 1966 में वापस दूसरी नौकरी जो जबलपुर यूनिवर्सिटी में कर रहे थे, तब तक ओशो के बारे में, मतलब चंद्रमोहन जैन के बारे में ये चीजें आ गई थी
कि वो इस तरह की बातें करते हैं, गांधी को भी बुरा भुला कहते हैं, धर्म को भी भला बुरा। और तो जबलपुर यूनिवर्सिटी ने भी हाथ जोड़ लिए, उसने कहा भैया आपके लिए हमारे यहाँ नौकरी नहीं है, क्योंकि हमारे कॉलेज में फिर हंगामा हो जाएगा। तो जबलपुर यूनिवर्सिटी ने भी नौकरी से निकाल दिया। जब ये निकले उसी वक्त, चूंकि 6 साल पूरे भारत भ्रमण कर चुके थे, लोगों से बातचीत करके मिलकर ज्ञान दे चुके थे, सब कुछ हो चुका था, पहली बार फिर ये अपना नाम चंद्रमोहन जैन से पलटकर आचार्य रजनीश रख लेते हैं और अपने नाम के आगे आचार्य खुद लगा लेते हैं। अब आचार्य रजनीश बनने के बाद भी इनका भारत भ्रमण जारी रहता है, चूंकि अब नौकरी थी नहीं, इन्होंने आप खुल के बात करते हैं। तो 66 में 67 में नौकरी जाती है, फिर ये घूमते घूमते 1968 में मुंबई पहुंचते हैं। और जब मुंबई पहुंचे तो मुंबई के भारतीय विद्या भवन में एक बड़ा बेबाक भाषण दिया और अपने 5 मशहूर जो उनके उपदेश थे, जो प्रवचन थे, वो उसी मुंबई में तब 1966 में पहली बार दिया था। और तभी वहां पे जो 5 मशहूर उपदेशों की कड़ी में एक तो ये था कि दुनिया को सेक्स की ऊर्जा से मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने का रास्ता बताया, उनके अपने सोच थे उसको लेकर। और इसको लेके फिर मीडिया में अचानक खबरें आनी शुरू हो गई कि एक शख्स है, एक आचार्य रजनीश है, जो इस तरह की बातें करता है और इस सोसाइटी में पहली बार इस तरह कोई खुलकर सेक्स और इन तमाम चीजों की बातें कर रहा है। तो वो चीजें फैलती गई धीरे धीरे, और इसी दौरान में बहुत सारी फिर इनके प्रवचन, ऑडियो कैसेट, किताबें, ये सारी चीजें आनी शुरू हो गई। ये सारी चीजें चल ही रही थी कि इसके बाद धीरे 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 फॉलोअर्स की भी तादाद बढ़ रही थी। 1970 में पहली बार एक, अब तक की जो सारी बातचीत थी उससे हटकर आचार्य रजनीश की तरफ पूरे देश का ध्यान जाता है, और बल्कि दुनिया का जाता है। बड़ा फेमस टूरिस्ट स्पॉट है कुल्लू मनाली। तो वहीं 1970 में आचार्य रजनीश कुल्लू पहुंचते हैं और वहां पर जो सन्यास, अब तक हिंदुस्तान में हम लोग ये जानते हैं कि सन्यास का मतलब और सन्यासी का मतलब ये होता है मोह माया से अलग, दुनिया घर परिवार से अलग सन्यास ले लिया और बस वो अपनी ऊपर वाले के मगन में ही रहता है। आचार्य रजनीश ने सन्यास के डेफिनेशन को बदलने की पूरी कोशिश की और एक नया क्रांति ला दिया, और वो था नव सन्यासी क्रांति। 1970 में इसकी बुनियाद रखी। अब नव सन्यासी क्रांति, कई लोग इसको नियो सन्यासी भी कहते हैं, कई लोग सांसारिक सन्यासी भी कहते हैं। तो ये एक नई परिभाषा लिख दी सन्यासी की, और इस सन्यासी की जो परिभाषा लिखी आचार्य रजनीश ने, उसका बेसिक जो टैग लाइन था वो ये था कि संसार से दूरी नहीं बल्कि संसार में रहते हुए सन्यास लो। मतलब आप न घर छोड़ो, न परिवार छोड़ो, न दुनियादारी छोड़ो, न रिश्तेदार छोड़ो, सब कुछ रहते हुए भी आप सन्यासी की जिंदगी जी सकते हो। और वो जीना कैसे है, वो भी जो रंग ढंग और वो जो स्टाइल था, वो बिल्कुल ट्रेडिशनल सन्यासी के अब तक जो हम सब सुनते आए थे, देखते आए थे, पढ़ते आए थे, वो उससे बिल्कुल अलग। मतलब अपने लिए जियो, कोई इसमें इस सन्यासी के लिए धर्म कर्म का कोई काम नहीं, कोई गीता कुरान रामायण का इसका कोई पाठ नहीं करना, बस आप
अपनी जिंदगी जियो और खुशी खुशी जियो, खुश रहो, नाचो गाओ संगीत के साथ। तो जब ये 1970 में कुल्लू में हुआ ये नव सन्यासी का पहली बार, तो लोग भी हैरान कि ये एक ऐसा सन्यासी, ये एक ऐसा एक धर्म का वो संगठन है। हालांकि धर्म को मानते नहीं थे आचार्य रजनीश। और वहीं पे पहली बार ये पढ़ा कि जो नव सन्यासी जो लोगों ने ज्वाइन किया आचार्य रजनीश को, उसमें देश और बाहर के बहुत ज्यादा थे, विदेशी बहुत थे, महिला पुरुष दोनों। तो उनका नाम रखा गया, जो नव सन्यासी बने तो वहां पे जो महिलाएं थी उनको माँ, उनके आगे नाम के आगे माँ लगाया गया, और जो पुरुष थे उनके आगे स्वामी लगाया गया। गीत संगीत के बीच पहली बार आध्यात्म का जो चलन है वो यही 1970 में तब शुरू किया आचार्य रजनीश ने। अब ये सारी चीजें चल रही थी, उनके ज्ञान उनकी राय धीरे धीरे मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच रही थी। अब जब ये सारे ख्याल और सारे विचार सामने आ रहे थे, तो जो अपना परंपरागत हिंदू धर्म के कुछ लोग थे उनमें खलबली मच गई। जो कम्युनिस्ट थे उनके बीच में खलबली मच गई, क्योंकि वो साम्यवाद और समाजवाद की भी बातें आ रही थी। तो इन सब के बीच में धीरे धीरे, क्योंकि बुराइयां भी हो रही हैं, लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, 1971 मतलब इस नव सन्यासी क्रांति के एक साल के बाद ही आचार्य रजनीश 1971 में खुद ही खुद को भगवान डिक्लेयर कर देते हैं और कहते हैं कि मैं भगवान हूं। और उन्होंने दावा किया कि उनका वो ज्ञान प्राप्त हो गया जिसकी वजह से वो ये दावा कर रहे हैं कि वो भगवान है। और इसीलिए उस दिन से 1971 में आचार्य रजनीश की जगह की बजाय अब अपना नाम भगवान रजनीश रख लिया। अब लेके दोनों तरफ विरोध ज्यादा था, हर तरफ उनकी बातों को लेकर। तो 1974 में फिर वो अपने आप को भगवान डिक्लेयर करने के 3 साल के बाद भगवान रजनीश, आचार्य रजनीश जो आप कहें, वो पुणे पहुंचते हैं और वहां पे एक ओशो कम्यून का गठन करते हैं। और उसमें उनके जितने भक्त थे वो वहां पे, एक तरह से ये ओशो का हेडक्वार्टर था। तो वो देश विदेश से लोग आते हैं, खासतौर पर विदेशी ज्यादा थे। और अब वहां पे सारी चीजें वही होती हैं कि आध्यात्म के नाम पे, मतलब आप बस अपने लिए जिए और बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। तो उस वक्त इस पुणे के इस कम्यून में जो ओशो का सेंटर था, बड़े इल्जाम भी लगे कि वहां अश्लीलता हो रही है, वहां सेक्स के नाम पे गंदगी परोसी जा रही है, और ड्रग्स की भी बातें आई कि लोग ड्रग्स ले रहे हैं। ये सारी चीजें चलती रही और इसको लेकर बहुत सारी उंगलियां भी उठी। इसी दौरान में 22 मई 1980 को आचार्य रजनीश के उनके अपने कुछ बातों पे, जो धर्म को लेकर बाकी चीजों को हुआ था, उन पर एक बार जानलेवा हमला हुआ, एक चाकू से हमला भी किया गया, लेकिन वो हमला इतना खैर संगीन नहीं था। इसी बीच में बहुत सारे प्रवचन और किताब और ऑडियो कैसेट और वीडियो कैसेट के जरिए उनकी जो चीजें सामने आई, जिसने ओशो को और कंट्रोवर्शियल बना दिया। जैसे सबसे पहला जो शुरुआत हुई थी वो गांधी के विरोध को लेकर। वो गांधी की विचारधारा से बिल्कुल सहमत नहीं थे और ये भी कहा था कि गांधी अहिंसक नहीं बल्कि हिंसक है, और कई कंपैरिजन किया था गांधी का। तो उसको लेके गांधीवादी नाराज हो गए थे। नव संन्यास जो आंदोलन शुरू किया 1970 में मनाली में, उसको लेके जो सन्यासी की पूरी बिरादरी थी वो नाराज हो गई कि ये सन्यासियों का मजाक है, सन्यासी इस तरह के जीवन नहीं बिताते, कि
गीत संगीत पे आप डांस कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, तो उसको लेके कंट्रोवर्सी हो गई। देन एक और बड़ी चीज अचानक आई ओशो की, और वो आई कि इस समाज में परिवार की जरूरत नहीं है। परिवार एक बंधन है, परिवार नहीं होना चाहिए। हर इंसान को हक है कि वो अपनी मर्जी से जिए, अपने हिसाब से जिए, अपनी आजादी से जिए। और इसलिए जब परिवार की जरूरत नहीं है तो फिर शादी की भी जरूरत नहीं है, विवाह की भी जरूरत नहीं है। और विवाह एक बंधन है, दो लोगों को जबरन एक दूसरे का अचानक पति और पत्नी का नाम दे दिया जाता है कुछ रस्म करके, और फिर उनसे कहा जाता है कि आप आपस में प्यार करो। तो ये प्यार या प्रेम नहीं है। तो ये चीजें आई तो परिवार को लेकर और रिश्ते को लेकर और शादी को लेकर खिलाफ की शादी नहीं होनी चाहिए, परिवार ही नहीं होना चाहिए। इस पे काफी हंगामा हुआ। बाद में और ज्यादा जब हंगामा हुआ जब ये भी कहा कि परिवार और शादी के साथ साथ धर्म की भी जरूरत नहीं है, धर्म भी एक ढकोसला है और धर्म होना नहीं चाहिए। इसके बारे में कई जगह पे ये लिखा कि इंसान तरक्की कर रहा है, हम मॉडर्न दौर में जी रहे हैं, मॉडर्न मशीनें आ गई हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन हम पढ़ते और हम मानते उन्हीं चीजों के हैं जो आज से किस पुरानी सदी की चीजें हैं, और उसी को हम चलते आ रहे हैं। जबकि मशीनें नई नई आ गई, मशीनें नए नए तरीके से काम कर रहे हैं, बट इंसान उसी सोच के साथ आगे बढ़ा। तो इंसान मॉडर्न नहीं बन पाया, इंसान आधुनिक नहीं बन पाया, क्योंकि वो उन पुराने धर्मों की चीजों पे ही आज भी चल रहा है। और धर्म सिर्फ लड़ाता है, भड़काता है, ये सारी चीजें जिस पे काफी हंगामा हुआ। तो धर्म की भी जरूरत नहीं, परिवार की भी जरूरत नहीं, शादी की भी जरूरत नहीं। इसके अलावा फिर आया कि इस पूरी दुनिया में अलग अलग ये जो देश हैं, इनकी सरहद कोई होनी ही नहीं चाहिए, पूरी दुनिया में कोई सरहद नहीं होनी चाहिए। और उसको लेके संयुक्त राष्ट्र संघ जो उसके ऊपर उंगली उठाई कि वो सिर्फ एक तमाशा है, वहां पे दुनिया के कोई मसले हल नहीं होते। तो उसकी जगह पे एक विश्व शासन होना चाहिए, और उस विश्व शासन में पूरी दुनिया के नुमाइंदे हों, और वही पूरी दुनिया में बस एक ही सरकार हो और पूरी दुनिया की वही सरकार चलाए। और इसलिए हर देश जो है वो अपनी सारी जो उसकी आर्मी है या हथियार हैं वो उस विश्व शासन के हवाले कर दे। क्योंकि जब कोई बॉर्डर नहीं है, सब एक हैं पूरी दुनिया में, तो फिर आप जंग किससे लड़ोगे? ये एक थॉट था जिसको लेके भी हंगामा हुआ। जाहिर सी बात ये पॉसिबल भी नहीं था। फिर एक किताब लिखी थी संभोग से समाधि तक, जिसको लेके काफी जो कंट्रोवर्सी, सबसे ज्यादा बल्कि ये पढ़ा जाने वाला भी बुक था। तो ये सारी चीजें उसी वक्त एक साथ चल रही थी, और इसी वक्त एक ये भी हुआ था कि बहुत से लोग ओशो को, आचार्य रजनीश को पढ़ते थे और दूसरों को भी कहते थे पढ़ो, लेकिन साथ में एक हिदायत के साथ पढ़ो, लेकिन इस पे अमल मत करना। तो दोनों चीजें थी ये कि मतलब पढ़ने के लिए भी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अमल मत करना है इसको, क्योंकि वो उसमें सारी चीजें ही ऐसी थी। तो ये सब कुछ चल रहा था। तब तक 80 का दौर आ गया। भगवान बने हुए भी, अपने आप को डिक्लेयर किए हुए भी अब कई साल हो गए थे। इसी बीच में अचानक पुणे में ही ओशो की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। तो उनके जो भक्त हैं वो कहते हैं कि आप इलाज के लिए बेहतर है कि आप अमेरिका आ जाएं। अच्छा, तब तक बहुत सारे भक्त पूरे दुनिया भर से आ रहे थे जो विदेशी थे, तो उनके बहुत सारे भक्तों ने जिद की कि आप अमेरिका आए, वहां इलाज करें। तो 1981 में ओशो अमेरिका पहुंचते हैं इलाज के लिए। जब इलाज के लिए गए तो थोड़े दिन के बाद इलाज कराया, सब कुछ ठीक हो गया। तो उन्होंने, भक्तों ने उनके कहा अमेरिका में कि अब आप कुछ दिन यहीं बिताइए, यहीं रहिए। और ओशो को रहने के लिए अमेरिका में मना लिया। अमेरिका की एक जगह है सेंट्रल ओरेगन। तो सेंट्रल ओरेगन में ये कहते हैं कि पूरा एक रेगिस्तानी इलाका है एकदम। तो सेंट्रल ओरेगन के रेगिस्तानी इलाके में
ओशो के भक्तों ने बाकायदा ओशो के लिए 64 एकड़ जमीन खरीदी और वहां पे आश्रम बनाया और कहा कि ओशो आप यहीं रहेंगे। बाद में इस आश्रम का नाम रजनीशपुरम रखा गया, आचार्य रजनीश के ही नाम पर। कहते हैं कि करीब 10,000 ओशो के भक्त थे जो इसी रजनीशपुरम में वहां यूएस में रहते थे, और उनके रहने का, उनकी सारी जो चीजें थी रोजमर्रा की, वो बिल्कुल अलग, डिफरेंट थी। उनको ये था, जो उनमें से निकल कर आए, उनके कई के इंटरव्यू भी हैं, कि वहां रहने के दौरान ये था कि आप दुनिया भूल जाओ, आपको जो करना है अपनी मर्जी से करो, आप सोचो मत, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, आप अपनी हिसाब से जियो, किसी के डर से नहीं जियो, किसी गिलानी से मत जियो, मतलब जो आपको जब जिस वक्त जो मन करे आप वैसे जियो। तो लोग वहां पे रहते थे, उसी हिसाब से जीते थे। कहते थे कि जब मन करता था बिना कपड़े के भी रहते थे, जब मन करता था नाचते थे, गाते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, मतलब पूरी आजादी के साथ जियो। तो ये सब कुछ चल रहा था, और उस पूरे रेगिस्तान में धीरे धीरे पूरा एक हरा भरा आश्रम बन गया रजनीशपुरम, और भक्त और आने लगे जिन जिन तक ये बात पहुंची। और कहते हैं कि इस धीरे धीरे भक्तों की तादाद वहां पे करीब 20,000 हो गई, और उनके लिए फिर मकान सब बनने शुरू हो गए, और 5-10 हजार घर बन गए, एक छोटा सा एयरपोर्ट बन गया, और जो बाकी शहर की जरूरत होती है वो सारी चीजें धीरे 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 वहां पर डेवलप हो गई। ये भी कहते हैं कि ओशो की अपनी हवाई सेवा एयर रजनीश भी शुरू हो गई, और उनकी खुद की पुलिस थी, सिक्योरिटी थी, इकोनॉमी थी, और जो भक्त थे बहुत सारे पैसे वाले। आचार्य रजनीश की एक और भी चीज थी, वो ये कहते थे कि दरिद्र को नारायण कहना ये गलत है, क्योंकि दरिद्र को नारायण कहकर आप नारायण की पूजा कर रहे हैं, मतलब आप दरिद्र गरीब की पूजा कर रहे हैं, जबकि ये सही नहीं है। ये एक थॉट थी जो किताब में आई थी। बल्कि पहले जो अपने भक्तों को, उनका हमेशा ये संदेश था कि पहले आप धन कमाओ, हैसियत बनाओ, और उसके बाद साधना की तरफ आओ। जब आप गरीब रहोगे तो ये सब चीज नहीं कर पाओगे। तो जो भक्त थे, जाहिर सी बात इस सोच से प्रभावित थे, तो बहुत सारे अमीर कहते हैं कि 100 तो करीब रोल्स रॉयस गाड़ी थी, जो दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां, डिजाइनर कपड़े, तो ये सारे बहुत, मतलब पैसे देखते ही देखते, तो और धीरे धीरे संपत्ति भी बहुत ज्यादा बढ़ती गई। तो वहां पे रहते हुए रजनीशपुरम में अब ओशो के जो विचार हैं वो धीरे धीरे अमेरिका तक पहुंची। तो फिर ये हुआ कि ये किस तरीके की बातें कर रहा है, ये पूरा कल्चर, सोसाइटी को बिगाड़ने की बातें हो रही हैं, और वहां पे उस विचार से लोग डरे, सरकार भी डरी। और इसी वजह से कई लोगों ने जब अमेरिका में आवाज उठाई आचार्य रजनीश की सोच के बारे में, कि ये धर्म को लेकर इसकी ये राय है, सेक्स को लेकर इसकी ये राय है, गरीबी और अमीरी को लेकर इसकी ये राय है, दुनिया के कानून को लेकर ये राय है, तो सरकारों के खिलाफ भी काफी था कि सरकार क्यों तय करे कि हम क्या करें। तो वो सारी चीजें जो है एक साथ उठने लगी। तो फिर उस वक्त रोनाल्ड रीगन थे यूएस के प्रेसिडेंट, तो उनके ऊपर प्रेशर आया। तो फिर एक विदेशी जिस तरीके से जाकर वहां पे आश्रम बनाया गया रजनीशपुरम, ये सारे रहे, उसमें कुछ कानून में झोल निकाला गया, और 81 के बाद 3 साल रहने के बाद 1984 में पहली बार ओशो के कुछ जो भक्त थे उनके ऊपर इल्जाम लगा कि उन्होंने ऑर्गन शहर के लोगों को जहर देने की साजिश रची है, और उनको गिरफ्तार किया गया। और इसी मामले में फिर ओशो को भी गिरफ्तार किया गया, और कुछ वहां के लोकल जो कायदे कानून थे उसको तोड़ने का भी इल्जाम लगाकर ओशो को गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार करने के बाद एक आम अपराधी की तरह ओशो को बाकायदा बेड़ियों में जकड़ा गया, हथकड़ी लगाई गई और एक ऐसे जेल में ले जाकर रखा गया जहां पहले से ही सिर्फ बीमार कैदी रहते थे। तो कहते ही हैं कि अमेरिकी सरकार की ये साजिश थी कि ओशो को बीमार हो जाए और उसके बाद मौत हो जाए, इसलिए ऐसा रखा। लेकिन कई दिनों तक रखने के बाद भी जब ओशो को कुछ हुआ नहीं ठीक ठाक, तो फिर उनको वापस नॉर्मल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। 12 दिन जेल में रखने के बाद ओशो को कुछ $मिलियन, पता नहीं एग्जैक्ट कितने थे, और साथ में 5 साल तक वापस 5 साल से पहले अमेरिका न आने की शर्त पर रिहा कर दिया गया और उनको सीधा कहा गया कि आप अमेरिका छोड़ दें। तो फरवरी 1986 में अमेरिका से निकलने के बाद ओशो पहले ग्रीस पहुंचते, लेकिन ग्रीस तक भी ओशो की सारी विचार, सारी बातें और ये अमेरिका में जो कुछ हो रहा था वो बातें पहुंच गई थी। तो वहां के ग्रीस के चर्चों के दबाव में आकर, जो वहां की चर्च थी वो पूरी बिरादरी वो खिलाफ हो गई थी और उसने कहा कि आचार्य रजनीश को यहाँ पे शरण नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पे उनके कोई इस तरह के कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। तो ओशो को ग्रीस पहुंचते ही गिरफ्तार किया गया और वापस फ्लाइट पे कहा गया कि आप वापस जाओ। वो वहां से निकलने के बाद फिर स्विट्जरलैंड पहुंचते हैं और वहां पे भी हथियारबंद जो पुलिस वाले थे, उनको पहले से जानकारी थी, वो वापस ओशो को उठाते हैं और कहते हैं भैया आप किसी और कंट्री में जाओ। स्वीडन पहुंचते हैं। स्वीडन में रुकते भी हैं थोड़े, लेकिन फिर स्वीडन के ऊपर प्रेशर आ जाता है और स्वीडन भी जो है उनको देश छोड़ने का हुक्म सुना देता है। इसके बाद इंग्लैंड, आयरलैंड, कनाडा, एंटीगुआ, हॉलैंड, जर्मनी, इटली, रशिया, 21 कंट्री अलग अलग वो जाते हैं। लेकिन 21 के 21 मुल्क जो है वो आचार्य रजनीश को अपने यहाँ रहने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि भैया आप यहां नहीं रह सकते, आप जाओ। तो इन सब जगह से निराश होकर मार्च 1986 में, मार्च नहीं कोई और महीना था, अमेरिका का एक देश है उरुग्वे, उसी के पास, तो वहां पे वो थोड़ी सी हिम्मत करता है और आचार्य रजनीश को, ओशो को शरण देता है। लेकिन थोड़े दिन के बाद उरुग्वे के ऊपर भी दबाव आ जाता है और रोनाल्ड रेगन सरकार दबाव डालती है कि आप यहां से ओशो को निकालो वरना आर्थिक पाबंदी लगा देंगे। तो उरुग्वे भी इस दबाव में आ जाता और आचार्य रजनीश से फिर हाथ जोड़ता कि भैया आप यहां से जाइए। और कहते हैं कि जिस दिन आचार्य रजनीश ने उरुग्वे छोड़ा उसके नेक्स्ट डे ही रोनाल्ड रेगन सरकार ने बाकायदा उरुग्वे के लिए $150 मिलियन की मदद का ऐलान भी किया था। ये उसके लिए एक मुआवजा था एक तरह से कि उनकी बात मानी। तो 21 देश अपने यहाँ कदम रखने से मना कर चुके थे, बाकी देश को तैयार नहीं था। आखिर में थक हार कर आचार्य रजनीश ने फैसला किया कि अब चलो, पश्चिम ने तो अपनाया नहीं, पूरब में ही चलते हैं, अपने ही घर चलते हैं। और 1987 में वो वापस हिंदुस्तान लौट आते हैं। हिंदुस्तान आने के बाद एक बार फिर भाई पुणे के जो ओशो कम्युन है वहां पे वो रहते हैं और अपना वही ज्ञान, प्रवचन, वो सारी चीजें चल रही थी और ज्ञान व्यान देते रहते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब अमेरिका के जेल में ओशो थे बंद, जो 12 दिन रहे, तो उनको एक स्लो पॉइजन करके किसी दवा की शक्ल में स्लो पॉइजन दिया गया था, जिससे अचानक मौत नहीं होगी बल्कि धीरे धीरे बीमारी के बाद उस शक्ल में मौत होगी। ये एक साजिश की खबर आई थी। और थीलियम नाम का ये शायद एक धीमा जहर था, थीलियम, तो ये उस जेल में उस वक्त दिया गया था। ये कई लोग इल्जाम लगाते हैं। तो खैर वापस आने के बाद 87 में ज्ञान प्रचार सब कुछ उसी तरह से धुआंधार प्रचार सब कुछ चल रहा था, भक्तों की तादाद बढ़ी थी,
पुणे में बाकायदा देसी विदेशी उनके भक्त सारे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे ओशो की तबीयत बिगड़ने लगी, सेहत बिगड़ने लगी, और पहले वो दिन भर में 3 बार भक्तों के सामने आते थे, प्रवचन देते थे, फिर सेहत ने साथ नहीं दिया तो ये हुआ कि अब सिर्फ दिन में 1 बार प्रवचन देंगे, और वो 1 ही बार प्रवचन देते। इस दौरान में ये भी लगातार था कि ओशो चूंकि भगवान का दर्जा, भगवान देव, तो भक्त ये मानते थे ये तो भगवान है, इस तरह से ये जाएंगे नहीं दुनिया से। लेकिन 19 जनवरी को अचानक करीब शाम 5 बजे इसी पुणे के ओशो कम्यून में 19 जनवरी 1990 ओशो की डेथ हो जाती है, ओशो की मौत हो जाती है। अब ओशो की 2 चीज थी, एक ये कि मौत का कभी मातम मत मनाओ, मौत का जश्न मनाओ। तो जितने भी उस ओशो सेंटर में रहते थे कम्युनियन में, और किसी की डेथ हो जाती थी भक्त की, तो बाकायदा उसकी लाश और वो सारी चीजें करने का सब खुशी मनाते थे, और नाचते थे, गाते थे, म्यूजिक बजाते थे, और फिर उसका अंतिम संस्कार करते थे। तो जब ओशो की मौत हुई थी, ओशो की मौत के बाद भी वैसे ही ओशो ने बाकायदा कहा था, तो कोई रोया नहीं, किसी ने मातम नहीं मनाया, बाकायदा जश्न मनाया गया, और उसके बाद फिर अंतिम संस्कार किया गया। जो ओशो की समाधि है, बाकायदा उस समाधि पे जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि वो न कभी पैदा हुआ न कभी वो मरा, वो तो बस इस धरती पर 11 दिसंबर 1931 से लेकर 19 जनवरी 1990 तक रहने के लिए आया था। ये समाधि पे लिखा हुआ है। अब ये सारी चीजें हो गई, इसके बाद अब अचानक जब ओशो की डेथ हो गई तो कहते हैं कि हजारों करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी थे, न सिर्फ पुणे में बल्कि विदेशों में भी। तो उसको लेके अब कि उत्तराधिकारी कौन होगा, और उस प्रॉपर्टी के कब्जे को लेकर, क्योंकि वसीयत कोई थी नहीं, और कुछ वसीयत आई जो हाई कोर्ट में, अभी भी मुंबई हाई कोर्ट में, तो ये था कि फर्जी साइन थे, तो उसको लेके लड़ाई शुरू हो गई। जब ये लड़ाई शुरू हुई तो इसी बीच में एक खुलासा होता है ओशो की मौत को लेकर कि क्या ओशो की मौत नेचुरल थी या ओशो ने खुद अपना शरीर त्याग किया, या फिर ये मर्डर है। अब ये क्यों चीजें आई, इसकी वजह ये थी कि जब इस विल को लेकर, पूरी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को लेकर लड़ाई चल रही थी, तभी वो डॉक्टर जिसने आखिरी बार ओशो को देखा था, जिसने ओशो के डेथ सर्टिफिकेट पे साइन किया था, वो बाकायदा कोर्ट में हल्फनामा देकर एक बयान देता है, और उसके बयान से ही ये भूचाल आता और सारे शक और सवाल उठते हैं। डॉक्टर गोकुल कोकाणी इनका नाम था, ये पुणे के थे। इन्होंने जो कहानी सुनाई 19 तारीख की, जो मौत का दिन है, कि उस दिन क्या हुआ था, तो उस कहानी के हिसाब से उन्होंने कहा कि 19 जनवरी 1990 के दिन दोपहर के करीब 1 बजे होंगे जब ओशो आश्रम से फोन आया डॉक्टर गोकुल कोकाणी के पास, और फोन करने वाले ने यह कहा कि आप फटाफट एक लेटर हेड और इमरजेंसी किट लेकर, मेडिकल की इमरजेंसी किट लेकर ओशो आश्रम पहुंचे। तो इन्होंने पूछा क्या किसी की ज्यादा तबीयत खराब है या कुछ हो गया, उन्होंने कहा नहीं, बस आप पहुंचिए। कोर्ट को दिए अपने हल्फनामे में डॉक्टर गोकुल ने यह कहा कि करीब 2 बजे ये फोन आने के बाद 1 घंटे के अंदर वो वहां पहुंच जाते हैं, और वहां जब पहुंचते हैं
तो उनके शिष्यों ने बताया कि ओशो जो है वो अपना देह त्याग कर रहे हैं, तो आप उन्हें बचा लीजिए। लेकिन जो करीबी लोग थे ओशो के, उन्होंने डॉक्टर गोकुल को ओशो के कमरे तक जाने नहीं दिया, बल्कि कहा कि आप यहीं रुकिए। और अगले 3 घंटे तक डॉक्टर गोकुल वहीं रहे। उनको ओशो से ना मिलने दिया गया, ना देखने दिया गया, ना कमरे तक ले जाने दिया गया। और 3 घंटे के बाद एक शख्स आता है और वो डॉक्टर को अंदर ले जाता है और कहता है कि ओशो ने अपना देह त्याग दिया है, आप इनका डेथ सर्टिफिकेट साइन कर दीजिए। तो इन्होंने जो बॉडी देखी, उन्होंने देखा कि कुछ खाने के कुछ वो थे मुंह और यहाँ कपड़े पे, और वो उल्टी जैसी कुछ चीज थी ओशो। और डॉक्टर गोकुल का कहना था कि वो जमाने से जानते थे, तो वो अपने इन चीजों को लेके बड़ा एहतियात बरतते थे, तो उनका कभी कपड़ा इस तरह से गंदा नहीं हो सकता था, और मुंह में भी थोड़ा वो वोमिट लगा हुआ था, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तो खैर इन्होंने पूछा कि ये बताओ कि मौत की वजह क्या। तो उन्होंने कहा आप लिख दीजिए कोई भी हार्ट डिजीज, ताकि पोस्टमार्टम ना हो, तो आप हार्ट अटैक है ये कुछ भी आप लिख दें। तो जबरदस्ती मौत का रीजन डॉक्टर गोकुल से लिखाया गया, ये उन्होंने अपने हल्फनामे में मुंबई हाईकोर्ट में कहा। अब इसके बाद एक तो पहली चीज ये, दूसरा उनके भक्तों ने 5 बजे के आसपास ये मौत होती है, बहुत ही सीक्रेसी रखी ओशो की मौत की खबर, और एक छोटा सा ऐलान होता है कि भगवान ने अपना शरीर त्याग दिया है। और 1 घंटे के अंदर, जबकि ये होता है कि वहां पे जो भक्त होते थे जिनकी कभी मौत हुई, तो बाकायदा ये आचार्य रजनीश का था कि मातम नहीं करना है, रोना नहीं है, हंसना है, नाचना है, गाना है। लेकिन मौत के 1 घंटे के अंदर अंदर ऐलान भी हो जाता है, और उस 1 घंटे के अंदर अंदर ये कोई भक्त वहां पे रोता रोता नहीं है, सब खुश भी होते हैं, लेकिन फटाफट अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो अब उसको लेके बहुत सारी चीजें की, क्योंकि आचार्य रजनीश के भक्त पूरी दुनिया में, देश में अलग अलग जगहों पर, तो उन सब का वेट क्यों नहीं किया, बताया क्यों नहीं किया, और अगर नहीं भी बताया गया तो 1 घंटा ही क्यों, आप 5-6 घंटे बाद भी हो सकता था। तो इतनी जल्दी क्या थी अंतिम संस्कार में, इसको लेके भी हमेशा ये डाउट रहा है। तो 2 चीजें, एक डॉक्टर को अंदर जाने नहीं दिया गया, और वो क्या हो रहा था अंदर उस वक्त, क्या वो मरने का इंतजार कर रहे थे, और अगर जिंदा थे तो बचाने का मौका क्यों नहीं दिया गया, अंतिम संस्कार इतना जल्दी क्यों कर दिया गया। नंबर 3 कि उस वक्त ओशो आश्रम में बहुत सारे डॉक्टर और भी थे और हमेशा रहते थे, तो उन डॉक्टरों को क्यों नहीं बुलाया गया। डॉक्टर गोकुल को फोन करके इतनी दूर से बुलाया गया और कहा, और जब आए भी तो देखने नहीं दिया गया, देखने तब दिया गया जब इसे खबर के साथ कि वो अपना देह त्याग चुके हैं। तो आश्रम के डॉक्टरों को नहीं बुलाना, इन डॉक्टरों को बुलाने के बाद 3 घंटे तक नहीं जाने देना, जबरन ये कहना कि आप इस पे डेथ सर्टिफिकेट पे रीजन आप हार्ट अटैक लिखो, और 1 घंटे के अंदर अंदर उस आचार्य रजनीश का अंतिम संस्कार कर देना जिसके इतने सारे फॉलोवर्स थे, और जो बाकायदा फिर जश्न वश्न मनाने की भी तैयारी थी मौत पे। तो ये सारे चीजें शक और सवाल खड़े करता, और बाद में फिर जब ये प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा हुआ और सारी चीजें हुई, तो इसने इन चीजों को और भी बढ़ा दिया। सबसे अहम चीज, और 19 जनवरी 1990 को जब ओशो की मौत हुई, उस आश्रम में ओशो की मां भी मौजूद थी, लेकिन उनकी मां को भी बाद में बताया गया, और उनकी मां ने जब ये सुना तो उनकी पहली लाइन थी, उन्होंने अपनी सेक्रेटरी से कहा था कि मेरे बेटे को उन लोगों ने मार दिया। ये उनका शक था। खैर, अब चूंकि अंतिम संस्कार हो चुका था, सारी चीजें हो चुकी थी, तो ओशो की मौत नेचुरल थी। उन्होंने खुद शरीर त्यागा या फिर किसी और वजह से हुई, ये
किसी ने उनको जानबूझ के साजिश के तहत मारा। ये सारे जो हैं सवाल और शक अपने आप में अब भी बने हुए हैं। आज करीब 19 साल हो गए ओशो की मौत को, और 19 जनवरी अभी ही गुजरा है, मतलब 10-12 दिन हो रहे हैं। लेकिन ओशो की मौत की सही वजह क्या है यह आज भी किसी को पता नहीं, और इसीलिए एक राज बना हुआ है। लेकिन ओशो के फॉलोअर्स अब भी हैं, कुछ लोग चला रहे हैं, हालांकि केस मुकदमे चल रहे हैं। अलग अलग ओशो इंटरनेशनल के नाम से भी कई हैं, उनके जो किताबें हैं, ऑडियो वीडियो कैसेट, कहते हैं कि उसकी सिर्फ सालाना 100 करोड़ से ज़्यादा की रॉयल्टी ही आती है। तो उसको लेकर भी लड़ाई अब भी जारी है। और इसमें एक चीज और है कि जब ओशो की मौत हुई थी उससे ठीक 40 दिन पहले, बल्कि 41 दिन पहले, ओशो की पुरानी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिनका नाम था मां प्रेरणा निवानो। इनकी उम्र 40 साल थी, और 41 दिन पहले 40 साल की निवानो की एकदम ठीक ठाक हालत में अचानक मौत हो जाती है। और उस मौत का भी रहस्य सुलझा नहीं, क्योंकि पोस्टमार्टम और बाकी चीजें हुई नहीं, वो उसी वहीं पे हुआ था, और ये सारी चीजें एक राज रह गई। तो 40 दिन पहले उनकी गर्लफ्रेंड जो निवानो थी, कभी गर्लफ्रेंड थी, उनकी मौत, और 40 दिन के बाद ओशो की इस तरीके से मौत, और आनन फानन में अंतिम संस्कार, डॉक्टर को न जाने देना, ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिसने कई शक और सवाल खड़े किए। लेकिन आज भी ओशो की मौत पर पर्दा पड़ा हुआ है कि उनकी मौत की असली वजह क्या थी। तो ये थी ओशो की कहानी, और कुछ चीजें इसके बारे में आप लोगों को पता हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मेल कीजिएगा। अब मैं दीपक से कहूंगा कि कुछ थोड़े से सवाल ले लो, क्योंकि आज बहुत सारा काम भी है। दिव्यांशु राजदीप पूछ रहे थे, अमेरिका ओशो से इतना डरता क्यों था? क्यों अमेरिका की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहा था? एक्चुअली पॉलिटिक्स भी जो बातें थी जिस तरीके की कि सरकार कोई भी राज्य, और वो तय नहीं करेगा कि हम कैसे जिएंगे, हम क्या करेंगे, हम कैसे खाएंगे पिएंगे, और जिस तरीके से हुकूमत करते हैं, तो एक तरह से वो हुकूमत के खिलाफ था। फिर जो उसकी कल्चरल सारी चीजें थी उसको लेकर भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे, वो नाराज थे। धर्म को लेकर, जैसे हिंदू धर्म थे तो बहुत सारे चर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी खिलाफ थे। मुस्लिम बिरादरी भी नाराज थी, क्योंकि सीधा सीधा यही नहीं बल्कि कई बार तो वो भगवान तक पे उंगली उठा चुके थे, और धर्मों का होना नहीं चाहिए ये तक कह चुके। तो सारी चीजों को लेके अमेरिका को लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा हमला है कल्चर के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर। तो ओशो और आसाराम की प्रीचिंग में क्या फर्क है? आसाराम एक धार्मिक बाबा थे, जब तक बाबा थे, अब तो खैर बलात्कारी हैं। लेकिन ओशो का कभी भी जो पूरा वो था, उसका धर्म कर्म ये सब इन चीजों में कुछ नहीं होता था। उसके सिर्फ दार्शनिक जो फिलॉसफी थी वो एक्चुअली तर्कशील बहुत अच्छा था। ओशो जो थे वो किसी भी बात के काटने और फिर उसका लॉजिक देने में बहुत महारत हासिल थी, और इसीलिए जब वो बोलते थे तो उनके भक्त बढ़ते चले जाते थे। तो आसाराम बापू और ओशो में जमीन आसमान का इसलिए फर्क है कि आसाराम बापू एक धार्मिक बाबा थे जो प्रवचन देकर लोगों को बेवकूफ बनाते थे, लेकिन ओशो का धर्म से कोई लेना देना नहीं था। सर, कई लोग कहते हैं कि डॉन है जिसकी आज कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने न कभी कोई गोली चलाई, न कभी चाकू उठाया, न किसी को डंडे से मारा। उसने मतलब कभी भी किसी को फिजिकली अपने हाथ से नुकसान पहुंचाया ही नहीं। दूसरा, करीब 20 साल तक उसने मुंबई पे राज किया, लेकिन इन 20 सालों में जो उसने पूरी उसकी क्राइम की दुनिया थी उसमें उसके खिलाफ एक भी मर्डर का केस दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि उसने कोई मर्डर किया ही नहीं। तीसरी, उसका दबदबा और ऑरा इतना था कि एक वक्त जब वो गिरफ्तार किया गया और देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी,
तब कहते हैं कि उसने बाकायदा दिल्ली मैसेज पहुंचाया था प्रधानमंत्री के ऑफिस तक, इंदिरा गांधी के पास, कि वो जितना कहेंगी उतने पैसे दे देंगे, उन्हें जेल से बाहर निकलवा दो। हालांकि बात नहीं मानी गई। तीसरी, कई पुलिस अफसरों से मेरी मुंबई में जब पहले बात होती थी अंडरवर्ल्ड को लेकर, मुंबई में शूट आउट को लेकर सारी चीजें, तो एक पुलिस अफसर, जिनका नाम नहीं लूंगा, वो बार बार कहते थे कि अगर ये चीज तय है कि अंडरवर्ल्ड खत्म नहीं होगा मुंबई से और अंडरवर्ल्ड के लोग रहेंगे हमेशा, और हम इसको पुलिस वाले भी खत्म नहीं कर सकते हैं, तो मैं हमेशा दुआ करता हूं कि अंडरवर्ल्ड वो वाला दौर का हो जो हाजी मस्तान के दौर का था, उन हाजी मस्तान का जिनकी आज आपको मैं कहानी सुना रहा हूं। अब एक पुलिस अफसर ये क्यों कह रहा है कि अगर अंडरवर्ल्ड लाजमी है, इसके बिना नहीं हो सकता, ये पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता, तो फिर वैसा अंडरवर्ल्ड का दौर चाहिए जो हाजी मस्तान के दौर में था। तो मैंने वजह पूछी, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? कह रहा था कि वो जो काम होता था उस वक्त, जो काम करते थे, वो बड़ा लिमिटेड चीजें थी, उसमें आम लोगों का, लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस का डायरेक्ट खून खराबा, ये सब चीजें नहीं थी, और इसलिए पुलिस को कोई टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि इससे आम लोग नहीं जुड़े हुए थे। और हाजी मस्तान की एक खासियत थी, एक नसीहत थी कि गलत काम भी करो तो उसमें किसी आम आदमी, जिसका इस पूरे पेशे से कोई लेना देना नहीं है, ना उसके रास्ते में आओ, ना उसको तंग करो और ना उसको परेशान करो। ये हाजी मस्तान का फलसफा था। तो आज इसी डॉन की कहानी, जिसे ये भी खिताब हासिल है कि मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन कौन था, तो आप जितने लोगों से बात करेंगे एक ही नाम आता है, हाजी मस्तान। हालांकि उस जमाने में दो और डॉन हुआ करते थे, एक करीम लाला और एक वरदराजन, लेकिन और तीनों एक साथ काम कर रहे थे। लेकिन एकाक छिटपुट इंसिडेंट को छोड़ दें तो ये तीनों डॉन अलग अलग अपना अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, लेकिन इनमें कभी गैंग वॉर नहीं हुआ, आपस में एक दूसरे गैंग से ये लड़े नहीं। और इसकी बेसिक वजह ये थी कि हर एक ने अपना अपना एरिया बांट रखा था। वरदराजन और करीम लाला, इनकी शराब और जुए का उस वक्त धंधा चलता था ज्यादातर, जबकि हाजी मस्तान पूरी तरह से स्मगलिंग के ऊपर थे, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये सारी चीजें। और उस वक्त हाजी मस्तान का एक रूल था कि स्मगलिंग के अलावा ये जिन चीजों से नुकसान ना हो, चाहे वो सोना हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, हथियार या ड्रग्स, इसकी स्मगलिंग नहीं करेंगे। इसको लेके भी आगे क्या हुआ मैं बताऊंगा। तो आज की कहानी मुंबई के पहले डॉन हाजी मस्तान की। तमिलनाडु के पनाईकुलम एक गांव है तमिलनाडु में, जहां पर 1 मार्च 1926 को, 1 मार्च 1926 को मस्तान हैदर मिर्जा का जन्म होता है। मस्तान हैदर जो मिर्जा है, ये हाजी मस्तान का असली नाम है। तो मस्तान हैदर मिर्जा का जन्म होता है और वो एक गरीब परिवार में, बाप किसान, पर जमीन इतनी थी कि उस जमीन से खेतीबाड़ी में पूरा परिवार पलता नहीं था। तो गरीबी थी, कई बार ऐसा होता था कि 2-2 दिन घर में खाना नहीं बनता था। तो हाजी मस्तान के जो पिता है, वालिद है, वो जब हाजी मस्तान 8 साल की उम्र का था तब उसको लेकर मुंबई पहुंच जाते और कि शहर में जाकर कुछ कमाएंगे तो घर की हालत सुधरेगी। मुंबई आने के बाद हाजी मस्तान के वालिद एक साइकिल रिपेयर और पंक्चर की दुकान खोलते हैं और वहीं पे 8 साल की उम्र से ही
मस्तान हैदर मिर्जा जो है वो एक मैकेनिक के तौर पर साइकिल पंक्चर बनाना, साइकिल ठीक करना, तो एक साइकिल मैकेनिक के तौर पे वो काम करना शुरू कर देता है। और ये धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, लेकिन आमदनी उतनी नहीं हो रही थी। 8 साल का मस्तान हैदर मिर्जा मुंबई पहुंचे हुए अब 18 साल का हो जाता है। 10 साल बीत गए। इस दौरान में वो लगातार साइकिल की दुकान पे बैठा रहता है, साइकिल मैकेनिक के तौर पे अपना काम करता है, ये करता। जहां पे जिस सड़क के किनारे ये दुकान थी, क्राफोर्ड मार्केट है एक मुंबई में, वहां पे तो वहां से अक्सर कई बार दिन दिन भर में, क्योंकि मुंबई में अमीर लोग बहुत रहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री भी वहां है, तो महंगी महंगी गाड़ियां गुजरती थी उसकी साइकिल की दुकान के बाहर से। तो अक्सर ये मस्तान हैदर मिर्जा उन गाड़ियों को बहुत हसरत भरी निगाह से देखता था। और उसके बाद सामने कुछ घर भी थे, पीछे बंगले भी थे, तो गाड़ियों को बड़ा शौक से देखता, उन घरों को देखता, और उसका बस ये था कि एक दिन मेरे पास भी ऐसी लंबी आलीशान गाड़ी होगी, मेरे पास भी ऐसा बंगला होगा, ये सोचता रहता था। लेकिन कमाई उतनी हो नहीं रही थी। 10 साल बीत गए। अब 8 साल का बच्चा जो है वो 18 साल का हो गया। इसी दौरान में उसी साइकिल दुकान पे बैठते हुए कुछ उसके दोस्त बन जाते हैं लड़के। तो उनमें से एक दो बताता है कि तेरी यहाँ पे जो पर डे जो तू कमा रहा है, इससे ज्यादा एक काम कर, तू चल बंदरगाह पर, डॉक पर चल के, और वहां तू कुली बन जा, वहां पैसे बहुत है। तो पहली बार दोस्तों के कहने पर मस्तान हैदर मिर्जा अपने वालिद के साथ ये वाला काम छोड़ता है और वो पहुंच जाता है डॉक पर, और वहां वो कुली बन जाता है। बंदरगाह पे जो जहाज उतरता था उसमें से सामान उतारना और उठाना और ले जाना। वहीं उसकी एक और से दोस्ती होती है। वो देखता है कि लड़का बहुत तेज है, तो कहता है कि तू कुछ पैसे कमाना चाहेगा? तो पूछता है कैसे? तो उसने बताया कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें, स्मगलिंग सामान वो आता है, तुझे अपने कपड़े में छुपा कर उसे बाहर तक पहुंचाना है, बंदरगाह से लेके बाहर तक, क्योंकि वहां कस्टम वाले होते हैं। किसने कहा ठीक है। तो ये अपने कपड़ों के अंदर, इवन अपने जीन्स के अंदर, अंडरवेयर के अंदर सारी चीजें, गोल्ड के बिस्किट और ये सारी चीजें वहां से उठाकर बाहर तक पहुंचाने का काम था। उस जमाने में जब ये मैं बात कर रहा हूं, ये 40-50 की, तब आमतौर पे जो स्मगलिंग हिंदुस्तान में जो बाहर से लेकर स्मगल करके लाया जाता था, एक तो सोना, क्योंकि उस सोना वहां सस्ता था, बाहर में हमारे यहाँ बहुत महंगा था। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उस वक्त जैसे फिलिप्स के म्यूजिक सिस्टम, रेडियो, घड़ियां, तो ये मेन चीजें थी, या चांदी, सिल्वर, गोल्ड के अलावा। तो सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और घड़ियां, इनकी स्मगलिंग हुआ करती थी। अच्छा, उस जमाने में, अब तो वो बंद हो गया है, एक हर साल हज पे जो जाते थे, तो याद होगा आपको, एक फिल्म कुली में भी दिखाया, तो वो पानी का जहाज भी चलता था जिससे लोग हज पे सऊदी अरब जाते थे। तो कुछ लोग जो हज पे जाते थे वो वहां से वापसी में गोल्ड के बिस्किट और ये सारी चीजें भी ले आते थे, इलेक्ट्रॉनिक सामान। लेकिन अब यहाँ पे कस्टम भी लगना था, तो कुछ हाजियों के भी, ये बंदरगाह पे रहते हुए हाजियों से भी दोस्ती हुई, तो पता चला कि वो फलाना जा रहा है हज पे, वो लौट कर आएगा, ये लाएगा, उसका बाहर तक निकाल देगा। तो फिर ये मस्तान हैदर मिर्जा उनके भी सामान को बाहर निकालना उसने शुरू कर दिया, और इस तरीके से ये धीरे धीरे इसके पैसे और कमाई भी बढ़ने लगी। इसी बीच में, इसी बंदरगाह पे काम करते हुए, एक, क्योंकि अक्सर पानी के जहाज से वहां से लोग आते थे, तो एक अरब दोस्त मिला उसका, और उसका नाम था शेख मोहम्मद अल गालिब। तो इसकी मुलाकात बंदरगाह पर हुई, और वो जो शेख मोहम्मद अल गालिब था
वो स्मगलिंग का काम करता था। तो इत्तेफाक से हैदर मिर्जा से मुलाकात होती है, मस्तान हैदर मिर्जा से, और वो उसको अपने साथ काम करने की ऑफर देता है। मस्तान मान जाते हैं। उसके बाद ये स्मगलिंग शुरू हो जाता है। एक ऐसी ही खेप में ये शेख मोहम्मद अल गालिब सोना लेकर सऊदी अरब से मुंबई की बंदरगाह पर पहुंचता है, और उसके बाद इसको मस्तान मिर्जा को देना था। मस्तान मिर्जा को जैसे ही देता है, किसी ने मुखबरी कर दी थी तो वहां पे कस्टम, और उनको पता चल गया, तो इसको पकड़ लिया शेख मोहम्मद अल गालिब को, जो सऊदी था, और उसको पकड़ने के बाद उसके पास से कुछ और भी गोल्ड मिले। लेकिन इस दौरान में उसने एक बहुत बड़े सोने की खेप तब तक शेख मिर्जा को दे दिया था। तो कस्टम वाले उससे पकड़ के ले जाते हैं। उसके बाद उसको सजा होती है 3 साल। वो 3 साल जेल चला जाता है मुंबई में। 3 साल के बाद जब वो बाहर आता है तो उसी डॉक पे पहुंचता है। उसके बाद मिर्जा से मिलता है, और वहां पे मिलने के बाद जब मिर्जा उससे मिलता है तो वो अपने घर ले जाता है। ले जाने के बाद पहली बार वो देखता है कि वो जो गोल्ड जिस बॉक्स में था, वो बॉक्स उस घर में वैसे ही, उसको खोला तक नहीं गया है। उसके बाद वो कहता है कि आप इसको खोल के देख लीजिए। शेख गालिब जो है वो खोलता है, उसमें वैसे ही सोना। वो बड़ी इस ईमानदारी पे खुश होता है, और उसमें से आधा सोना मिर्जा को दे देता है। मिर्जा की जिंदगी यहीं से पलट जाती है। वो अचानक अमीर हो जाता है, और उसके बाद अब उसे ये सारे गुण भी मालूम हो गए थे, कैसे स्मगलिंग होता है, क्या होता है। तो अब धीरे धीरे ये सारी चीजें होती गई, स्मगलिंग में नाम बढ़ता गया, पैसे आते गए। अब मिर्जा को अपने शौक पूरे करने की बारी आई। लंबी गाड़ियों का शौक था, तो सबसे पहले मर्सिडीज बेंज खरीदी। मर्सिडीज कार में वो घूमता। उसके बाद एक पॉश एरिया में उसने बंगला लिया। फिल्मों का बहुत ज्यादा शौकीन, तो फिल्मों के लिए फिर फिल्में देखना, और उस वक्त जितने लोग थे जो फिल्मों में, चाहे वो धर्मेंद्र हों, राज कपूर हों, संजीव कुमार हों, अमिताभ बच्चन हों, दिलीप कुमार, इन सब से दोस्ती, इनके साथ तस्वीरें खिंचाना, मिलना, उठना बैठना, फिल्मों का बहुत जबरदस्त शौक था। कहते हैं कि इस पूरे सफर में, स्मगलिंग में, इतने पैसे कमा लिए कि एक मिलियनायर डॉन हो चुका था तब तक हैदर मिर्जा। और उसके बाद इसके अपने जो शौक पूरे हुए, तो गाड़ी भी आ गई, बंगला भी आ गया। हमेशा वाइट ड्रेस पहनने का शौकीन, तो सफेद कपड़े, वो भी डिजाइनर सूट, और सिगरेट और सिगार पीने का शौकीन। सिगरेट हमेशा 555, बड़ा फेमस ब्रांड था, अब भी है शायद, तो 555 सिगरेट पीना। फिर कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत नजदीकी थी, मधुबाला को जब पहली बार देखा, तब हैदर मिर्जा को मधुबाला से प्यार हो गया, और वो मधुबाला से शादी करना चाहता था। और ये बात कहते हैं कि कहीं ना कहीं मधुबाला तक भी पहुंची थी, लेकिन उसे मालूम था कि ऐसा हो नहीं पाएगा। तो वो प्यार एक तरफा था, मधुबाला की तरफ से कभी नहीं रहा। तो मधुबाला से तो एक तरफा इश्क रहा। इसी बीच में एक फिल्म इंडस्ट्री में एक लड़की दिखाई दी, एक छोटी मोटी एक्ट्रेस थी, उसका नाम सोना था। सोना की शक्ल बहुत हद तक मधुबाला से मिला करती थी। तो जब सोना को देखा मस्तान मिर्जा ने, तो उसे लगा चलो मधुबाला ना सही, मधुबाला की हम शक्ल से। तो फिर सोना से प्यार हुआ। सोना की कई छोटी मोटी फिल्में उसमें फाइनेंस करना शुरू किया, सोना को बतौर हीरोइन काम भी किया, लेकिन सोना चली नहीं। तो लंबे वक्त तक उसको फाइनेंस किया, उसकी फिल्मों को, लेकिन बाकी कुछ हुआ नहीं। आखिर में लेकिन मस्तान मिर्जा ने सोना से शादी कर ली, और फिर वो सोना बीवी हो गई।
इस दौरान में लगातार हाजी मस्तान का कद, पद, शोहरत, दौलत सब बढ़ती जा रही थी और बिना गोली चलाए, बिना लड़े, एक तरह से मुंबई का वो एकदम डाउन हो चुका था। और इस बीच में फिर वरदराजन जो है वो वापस साउथ लौट गया। करीम लाला भी थोड़ा सा अपना जो धंधा था वो सिमटने लगा। कुछ नए गैंग आने लगे, फिर पठान ब्रदर्स, दाऊद इब्राहिम का उस वक्त वो हो रहा था। तो ये लेकिन जितने थे ये सब ही के सब एक तरह से हाजी मस्तान के चेले थे। हाजी मस्तान ने इन लोगों को बताया कि स्मगलिंग क्या होती, कैसे होती, और ये सब बिना किसी भेदभाव के हाजी मस्तान की हर बात को मानना होता था, क्योंकि हाजी मस्तान को ये सब अपना गुरु मानते थे। तो ये दौर चल रहा था, धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, स्मगलिंग का काम भी बढ़िया चल रहा था और हाजी मस्तान कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। इस दौरान में लगभग कई साल बीत गए। उसकी एक वजह ये थी कि वो पुलिस और कस्टम वालों को हमेशा महंगे महंगे तोहफे देता और उन तोहफों के जरिए खरीद लेता। जो कस्टम अफसर या पुलिस वाले नहीं बिकते वो उनका ट्रांसफर करा देता। उसकी पहुंच चूंकि एक फिल्म इंडस्ट्री में थी, फिर नेताओं के साथ थी, तो जो ईमानदार होते, जो नहीं बिकते, जो अपना ईमान नहीं बेचते, उनको हाजी मस्तान उनका ट्रांसफर करा देता, उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाता। कहते हैं कि एक मुंबई पुलिस ने ये कहानी सुनाई थी कि एक बार एक कस्टम अफसर जिसको बहुत खरीदने की कोशिश की और हाजी मस्तान को बड़ा परेशान कर रहा था, वो ये दौर था करीब 74 में, और वो किसी भी कीमत पे हाजी मस्तान की जो खेप आती थी उस पर पकड़ लेता रेट में, तो हाजी मस्तान को बहुत नुकसान हो रहा था। उसने खरीदने की कोशिश की, वो बहुत ईमानदार अफसर, नहीं बिका। लास्ट में फिर अपना जो है संपर्क निकाला और पॉलिटिकल उसमें, और उस कस्टम अफसर का ट्रांसफर करा दिया। कहते हैं कि जब ट्रांसफर हुआ और वो अफसर उस दिन मुंबई एयरपोर्ट जाता है और अपने घर लौट रहा था, ट्रांसफर का पेपर एक दिन पहले मिला, नेक्स्ट डे वो ट्रांसफर पेपर उसका, उसे मालूम था ट्रांसफर हो गया, तो उसने कहा नई पोस्टिंग जो है उसको ज्वाइन करने से पहले घर होता हूं। तो वो एयरपोर्ट गया, फ्लाइट में बैठा। जब वो फ्लाइट में बैठा, इतने में हाजी मस्तान, ये जो हैदर मस्तान मिर्जा असली नाम, ये बाकायदा फ्लाइट के अंदर दाखिल होता है मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद, और जाने के बाद उस अफसर से को कहता है कि ऑल द बेस्ट। हालांकि अंग्रेजी नहीं आती थी। ये भी कहते हैं कि हाजी मस्तान से जब कोई अंग्रेजी में बात करता था तो वो सिर्फ एक ही शब्द कहता था, या। तो लेकिन वहां पे उसको बाकायदा विश किया फ्यूचर के लिए, और उसके बाद हाथ मिलाकर वो वापस लौट आता है। ये मतलब एक कॉन्फिडेंस था उस तरह का कि किस तरीके से सत्ता में नेता और पुलिस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तो ये पहुंच थी। लेकिन उसके बाद 1974 में एक बार एक महाराष्ट्र के मंत्री के प्रेशर में कुछ अनबन हो गई थी। वो दिल्ली में धरने पर बैठ जाते हैं और मस्तान मिर्जा की गिरफ्तारी की मांग करते हैं, जिसके बाद फिर दबाव में आकर महाराष्ट्र पुलिस से, मुंबई पुलिस से कहा जाता है मस्तान मिर्जा को गिरफ्तार किया जाए। तो मस्तान मिर्जा को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन जेल नहीं भेजा जाता। कोल्हापुर में 2 रात उसको एक गेस्ट हाउस में रखा जाता है और वहां हर ऐशो आराम की चीजें मुहैया कराई जाती, जो जो मस्तान मिर्जा को चाहिए थी, बेहतरीन खाना, सिगरेट, सिगार, सब कुछ। 2 पुलिस अफसर बाकायदा ड्यूटी पे थे। तो अभी तक कभी जेल नहीं गया मस्तान मिर्जा, और ये पहली बार जो गिरफ्तारी हुई थी इसमें भी एक गेस्ट हाउस में रखा गया और पुलिस वाले ही सेवा कर रहे थे। ये 74 की बात है। लेकिन इसके फिर 1 साल बाद ही इधर देश में अचानक इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा देती हैं
इमरजेंसी लगाती हैं तो सारे नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, सारे ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। इंदिरा गांधी ने तब तक हाजी मस्तान के बारे में भी बड़े किस्से सुन रखे थे, तो मुंबई में भी ये सारी गिरफ्तारियां होती हैं। और लेकिन ये मस्तान जो है ये गायब गिरफ्तारी से बचने के लिए, लेकिन फिर पुलिस ढूंढ लेती है और मस्तान मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मुंबई में जेल में डाल दिया जाता है। उसी वक्त का ये वाकया है कि जब वो जेल में डाला गया तो मस्तान मिर्जा ने कहा, इंदिरा गांधी तक मैसेज भिजवाया था कि आप मुझे रिहा कर दें, बदले में आप जितना पैसे कहेंगी मैं आपको दूंगा। खैर वो मना हो गया। जेल जाने के बाद अब पहली बार मस्तान मिर्जा की मुलाकात जयप्रकाश नारायण से होती है। जेपी भी इमरजेंसी के दौरान में वहीं बंद थे और कहते हैं कि इस जेल में करीब 18 महीना मस्तान मिर्जा इमरजेंसी में बंद रहा और इन्हीं 18 महीने ने मस्तान मिर्जा को बदल दिया। और उस बदलने की सबसे बड़ी वजह थे जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। 18 महीने। अच्छा, इस दौरान में ये भी है कि उस वक्त गिरफ्तारी से पहले जब गिरफ्तार नहीं हुआ मस्तान मिर्जा, तो ऐसे बहुत सारे जो जनता पार्टी के नेता थे इस तरह के लोगों को, उनको भी पुलिस से बचाने का काम किया था कि किसी को यहां छुपा दिया, किसी को वहां छुपा दिया। तो ये सारी चीजें बाद में जेपी को भी जेल में पता चली और जेपी भी जानते थे कि ये हाजी मस्तान कौन है। तो उस जेल में जेपी से मुलाकात होती है और मस्तान मिर्जा की जिंदगी बदल जाती है। और कहते हैं कि जेपी ने वहां पे कसम खिलाई थी कि तुम कोई भी अब बुरा काम ऐसा नहीं करोगे जो तुम्हारे देश के खिलाफ हो। और मस्तान मिर्जा ने यह कसम खाई थी कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। 18 महीने के बाद जब जेल से रिहा हुए, उसके बाद इमरजेंसी खत्म हुई, फिर चुनाव हुआ। उस चुनाव में इंदिरा गांधी की हार हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी। तो कहते हैं कि जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो ऐसे 40 लोग अपराधियों को, जिनमें एक मस्तान मिर्जा का भी नाम था एज ए स्मगलर, इन लोगों को माफी दे दी गई। उस सरकार ने माफी दी इसलिए कि इन लोगों ने इमरजेंसी के दौरान नेताओं के और इन लोगों की मदद की थी और हीनियस क्राइम इनके खिलाफ दर्ज नहीं था, जैसे मर्डर, रेप, ये सारी चीजें नहीं थी, तो वो माफी दे दी। इसके बाद 80 में, ये 77 की बात है, सरकार बनती है। 80 में मस्तान मिर्जा हैदर जेपी से जो वादा किया था जेल से बाहर आने के बाद, वो धीरे धीरे कहता मैं ये सारी चीजें छोड़ दूंगा और वो हज करने के लिए जाता है सऊदी अरब। और 80 में पहली बार वो हज करता है। हज करने के बाद अब मस्तान हैदर मिर्जा का नाम बदल जाता है और अब लोग हाजी मस्तान कहना शुरू करते हैं क्योंकि वो हज करके आ चुका था। तो मस्तान मिर्जा हैदर 80 में हाजी मस्तान बनता है जब वो हज किया उसने। हज करने के बाद वापस आने के बाद, अब चूंकि उस वक्त जेपी से मुलाकात हो चुकी थी, तो हाजी मस्तान एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन करते हैं। एक महाराष्ट्र में उस वक्त दलित नेता थे जोगिंदर कावड़े, उनके साथ मिलकर। तो 1984 में ये एक पॉलिटिक्स में उतरता है और दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ के नाम से एक नई पार्टी, जिसमें दलित और मुसलमानों को का वोट पाने के लिए या उन तक पहुंचने के लिए ये एक पार्टी। लेकिन आगे चलकर फिर 1990 में, तो 84 में ये पार्टी बनती, 1990 में इसका नाम बदलकर भारतीय अल्पसंख्यक महासंघ कर दिया जाता है, भारतीय अल्पसंख्यक महासंघ। और कई जगह पे निकाय विकाय के चुनाव भी लड़ते हैं। इस पार्टी को जो पॉलिटिकल पार्टी बनाया था, इसमें दिलीप कुमार ने बहुत इस पार्टी की प्रचार की थी, कई रैलियों में भी गए थे। और हालांकि कहते हैं कि पार्टी बनाने के बाद चुनाव में बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली हाजी मस्तान को,
लेकिन एक चीज ये भी है कि इन चुनाव में जो ब्लैक मनी और काले धन का जो खपत बहुत हुआ इस्तेमाल, और कहते हैं कि शायद वहीं से शुरू हुआ कि आप चुनाव में कैसे ब्लैक मनी का यूज कर सकते हैं, किस लेवल पे कर सकते हैं। तो ये रास्ता उसी 80 के दौरान खुला था जब हाजी मस्तान ने पार्टी बनाई थी। तो खैर ये पार्टी वार्टी तो चली नहीं। इस बीच में अब दाऊद इब्राहिम लगातार हाजी मस्तान के लिए काम कर रहा था। ये जो अरुण गबली हों या फिर छोटा राजन, ये सारे उभर रहे थे और कहते हैं कि हाजी मस्तान के उत्तराधिकारी के तौर पे दाऊद इब्राहिम का नाम था कि अगला हाजी मस्तान के बाद वही बनेगा। लेकिन हाजी मस्तान के 2-3 रूल थे, उसूल थे। वो ये कि आप स्मगलिंग जो करोगे उसमें ड्रग्स नहीं होगा, उसमें शराब नहीं होगा, उसमें हथियार नहीं होंगे। तो ये जब तक हाजी मस्तान पावरफुल थे ये सारी चीजें चली। और ये भी कहा था कि कहते हैं कि दाऊद को एक नसीहत ये भी दी थी कि जब तक पुलिस तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगी, जब तक कि तुम आम लोगों के बीच में नहीं पड़ोगे और आम लोगों को तंग नहीं करोगे। इसलिए जो अपना काम है ये काले धंधे का, इसको जो टाइम बताया था रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच ही अंजाम दो। जो भी काम गलत करना है रात 9 से सुबह 5 के बीच में, क्योंकि सुबह 5 से लेकर रात 9 तक आम लोग सड़कों पे होते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं और सारी चीजें होती हैं। तो जब तुम ये करोगे तो तुम आम लोगों के बीच में नहीं आओगे, और आम लोगों के बीच में नहीं आओगे तो पुलिस तुम्हारे बीच में नहीं आएगी। ये एक फलसफा था और बाकी ये मंत्र थे। लेकिन धीरे धीरे राजनीति में आने के बाद फिर हाजी मस्तान की पकड़ ढीली होती गई और उधर दाऊद इब्राहिम का कद बढ़ता गया और दाऊद इब्राहिम ने फिर हाजी मस्तान का गैंग ही छोड़ दिया। वो अपना खुद का उसने गैंग बनाया और फिर जो हाजी मस्तान ने नहीं किया, चाहे वो ड्रग्स हो, हथियार हो, सारी चीजें जो चीजें नहीं करने के लिए कहा गया था वो सारी, फिर बॉलीवुड से वसूली हो, बिल्डर्स से वसूली हो, ये सारी चीजें, फिर अंडरवर्ल्ड का चेहरा बदल गया। जैसे ही हाजी मस्तान राजनीति में आने के बाद धीरे धीरे उनकी लाइफ बदलती गई, सोशल लाइफ बदलती गई, वैसे वैसे इधर दाऊद इब्राहिम का उभार होता गया, उभरता गया। लेकिन दाऊद इब्राहिम ने फिर अंडरवर्ल्ड का जो वरदराजन या करीम लाला या हाजी मस्तान के दौर में नहीं हुआ, आपस में राइवलरी, खून खराबा, इस तरह की चीजें, इस तरह की स्मगलिंग, वो अब सब अंडरवर्ल्ड में शुरू हो गया। सड़क पे खुलेआम गोलियां चलने लगी, एक दूसरे के गैंग के लोगों को मारा जाने लगा, RDX से लेके AK-47 तक स्मगलिंग शुरू हो गई। तो इन सारी चीजों ने गैंग का चेहरा एकदम बिगाड़ के रख दिया। इसके बाद इसी दौरान में अब बीच में हाजी मस्तान के ऊपर फिल्म बनाने की बात आई, चूंकि एक तो हाजी मस्तान का फिल्म इंडस्ट्री से बड़ा करीबी रिश्ता था। तो जो दीवार फिल्म बनी, उस दीवार फिल्म के लिए वो पूरी जो कहानी थी वो हाजी मस्तान को सामने रखकर लिखी गई। सलीम जावेद साहब ने लिखी और कहते हैं कि सलीम जावेद साहब ने जब ये कहानी लिखी और इसके लिए अमिताभ बच्चन को किरदार दिया गया, ये तो हाजी मस्तान के कैरेक्टर को बेहतर तौर पे समझने के लिए कई बार अमिताभ बच्चन और सलीम खान ये हाजी मस्तान के घर जाकर बैठते थे, बातें करते थे, मिलते थे और समझने की कोशिश करते थे। तो इसके अलावा बड़े बड़े फिल्म स्टार और ये सारे लोग वहां हाजी मस्तान के पास जाया करते थे, घर पे जाया करते थे। लेकिन इस फिल्म के लिए खास तौर पर
अमिताभ बच्चन, सलीम खान ये लोग कई बार गए और मुलाकात की। तो दीवार फिल्म बनी जो सुपर हिट हुई, सुपर डुपर हिट हुई, जिसने अमिताभ बच्चन के करियर को भी बदल कर रख दिया। एंग्री यंगमैन की छवि आई सामने। इसके अलावा जो हाल में कुछ साल पहले वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, ये फिल्म भी हाजी मस्तान की जिंदगी पर है जो बनी। 1994 में आखिरी के 2-3 साल हाजी मस्तान ने ज़्यादातर अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताया। 1994 में हार्ट अटैक से हाजी मस्तान की मौत हो जाती है मुंबई में। उधर वरदराजन, करीम लाला की भी मौत हो गई। तो एक जो अंडरवर्ल्ड का जो पहला एक एरा था, जिसमें पहला डॉन मुंबई का हाजी मस्तान, उसके बाद वरदराजन, करीम लाला, तो ये सब धीरे धीरे इनकी मौत के बाद ये सब हाशिए से निकल गए, पिक्चर से गायब हो गए और एक नई खेप सामने आई। दाऊद इब्राहिम, अरुण गवली, छोटा राजन, इन लोगों ने फिर मुंबई अंडरवर्ल्ड का पूरा चेहरा ही जो है वो बदल कर रख दिया। और फिर तो अंडरवर्ल्ड बल्कि आतंक के भी रास्ते पे ही चल पड़ा। 93 का ब्लास्ट, दाऊद इब्राहिम उसमें शामिल, और जिस तरीके से ये मुंबई में हुआ सीरियल ब्लास्ट, तो जो 70-80 तक मुंबई का चेहरा था अंडरवर्ल्ड का, वो 90 के बाद एकदम पूरी तरह से बदल गया और ज्यादा खूनी हो गया। अब भी हाजी मस्तान के परिवार के लोग मुंबई में 2 बेटियां हैं। एक बेटा है जिसको गोद लिया, उसका नाम शायद सुंदर है, मैं भूल रहा हूं, लेकिन हाजी मस्तान ने गोद लिया था। हाजी मस्तान को कोई बेटा नहीं है तो गोद लिया है, और वो है। और कहते हैं कि हाजी मस्तान की एक दूसरी ये भी है कि हाजी मस्तान ने मुंबई में एक छवि ये भी है कि वो एक रॉबिन हुड की छवि है, कि लोगों की बहुत मदद की, बहुत पैसे दिए। ये भी कहते हैं कि खुद मुंबई पुलिस की ही तरफ से ये कहा गया था कि जब नजर रखी जाती थी हाजी मस्तान पे बाद में, तो देखते थे कि सुबह घर के बाहर लाइन लगी रहती थी लोगों की।